हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 17वीं क्लास है। लास्ट दो क्लासेज में हमने देखी थी क्रांतिकारी गतिविधियों के दोनों चरण। वहाँ पर सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ देख चुके हैं जो भी इंडिया में राष्ट्रीय आंदोलन के समय में घटित हुई। अब सीधा रास्ता है हम लोगों के लिए। आज की क्लास में गांधी जी के बारे में जानेंगे कि अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था। इसके बाद वो सारा काम करके अनुभव लेके जब वो इंडिया आए तो पूरी तरीके से तैयार होके आएंगे। फिर इंडिया में आके कहाँ से शुरुआत करेंगे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट सत्याग्रह वगैरह, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देखने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जाके पुरानी जो 16 क्लासेज हैं उनको जाके देख सकते हैं। प्लस जो बीपीओ के स्टूडेंट हैं उनकी भी पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। पंचायती राज 36 क्लासेज हैं, यूपी स्पेशल हैं आपकी, इसके बाद आपकी कंप्यूटर है, उसको भी आप जाके इसी चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लो। गांधी जी लंदन गए, पोरबंदर इनके पिताजी जो थे, पोरबंदर में इनका निवास स्थान था, बड़े आदमी थे। वहाँ पे जन्म हुआ, राजकोट वगैरह में इनकी पढ़ाई हुई, अच्छे स्कूलों में पढ़ाई हुई। इसके बाद विदेश भेज दिया गया पढ़ने के लिए लंदन। वहाँ से बैरिस्टर बन के आए, वकालत की इन्होंने पढ़ाई की, काफ़ी होशियार थे। जब यहाँ पर आएंगे तो फिर कुछ समय के लिए राजकोट रहेंगे, मुंबई में वकालत करते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति रहेंगे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला एक फर्म रहेगी। इनके परिवार में एक विवाद हो गया था। और कहाँ है ये फर्म? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका की बात हो गई। तो यहाँ पर ये फर्म है, यहाँ विवाद होगा। चूंकि गांधी जी को ये पारिवारिक मित्र थे इनके, जो दादा अब्दुल्ला कंपनी के लोग थे, तो इन्होंने इनको बुलाया कि आप आइए हमारा केस लड़िए। केस लड़ने के लिए 1893 में आप कहाँ चले जाएंगे? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो थोड़ा बहुत केस का देखेंगे। इसके बाद केस के ही सिलसिले में इनको एक यात्रा करनी पड़ी प्रिटोरिया की। जब यात्रा करने के लिए निकलेंगे तो वहाँ पर ट्रेन के, आप तो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, पैसा अच्छा खासा है, केस लड़ने के इतनी बड़ी कंपनी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्लास में बैठेंगे, पूरा सामान रखे रहते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास, क्योंकि वहाँ पर भी किसका कब्जा है? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उन्हीं के लिए रिजर्व रहती थी। फर्स्ट क्लास में कोई भी ब्लैक व्यक्ति नहीं ट्रैवल कर सकता था, चाहे वो अफ्रीकन हो और चाहे वो इंडिया हो। तो इनका सामान के समेत इनको निकाल के फेंका जाएगा, स्टेशन पे फेंक दिया जाएगा। वहाँ से इनके मन में एक जागृत चीज़ें होती हैं कि सिर्फ लाइफ इतनी नहीं है कि केस सुलझा दो, इसके आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा। आगे और चीज़ें देखते हैं, जैसे ट्रांसवाल है, वहाँ पे एंट्री करनी है किसी भी अफ्रीकन को या इंडियन को, ठीक है, तो उसको क्या है, 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। रात में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। सरकारी जो परिवहन है जिसमें यूरोपीय जाते हो वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। आपको मतदान का अधिकार बाद में छीन लिया जाएगा। बाद में शादी वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है, अगर क्रिश्चियन मैरिज की, जो क्रिश्चियन रिवाज है उससे शादी नहीं हुई तो आपकी शादी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे कानून आते रहेंगे और गांधी जी क्या करते रहेंगे? वहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे। वहाँ का एक वायसराय रहता है, जैसे यहाँ पे हेड वायसराय होता था स्मट्स करके, एक बार वादा करेगा पीछे हट जाएगा, फिर दोबारा वादा करेगा, फाइनली गांधी जी इसको झुका देते हैं। 22-23 साल रहते हैं अफ्रीका में। 93 में गए हैं ये, और कब आएंगे यहाँ पर? 1915 में। ठीक, इतना टाइम इनका वहाँ पे गुजारेंगे। गए थे केवल 1 साल के लिए केस लड़ने के लिए, लेकिन 22-23 साल वहाँ पे गुजार देते हैं। अब वहाँ पे कुछ संस्थाओं की स्थापना भी करेंगे। जाएंगे तो नटाल कांग्रेस एक बनाई जाएगी मतदान अधिकार के लिए। इसके बाद आश्रम की इनको लगा कि एक आश्रम होना चाहिए जहाँ अपने लोग हों। तो पहले फीनिक्स आश्रम, बाद में एक टाल्स्टॉय फार्म, वो तो कई हजार एकड़ में था, उसकी स्थापना करेंगे। वहाँ जाके क्रांतिकारी रहेंगे। तो आश्रम की उपयोगिता भी गांधी जी को वहीं पता चली कि आश्रम क्यों चाहिए। वहाँ पर क्रांतिकारी रहेंगे, खाना खाएंगे, आपस में रणनीति बनेगी, इकट्ठे होंगे, तो आश्रम की होगी। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकलेगा, और भी बहुत सारे काम होंगे। वो सारे काम पहले हम अफ्रीका में देखेंगे, फिर इंडिया आएंगे तो इंडिया में क्या काम करते हैं, उन सारी चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं 24 मई 1893, दादा अब्दुल्ला झावेरी गुजरात के रहते हैं, गुजरात मूल के रहते हैं, अफ्रीका में बस चुके हैं। इनके एक मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। 7 जून 1893, डरबन से पिटोरिया मुकदमे के सिलसिले में ही जाना है, जा रहे होते हैं। एक
स्टेशन थी पीटरमॉरिट्जबर्ग। यहाँ पर प्रथम श्रेणी से इनको गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया सामान के साथ स्टेशन पर। 1894 भारतीयों को मतदान के अधिकार के सवाल पर कि भारतीयों को मतदान का अधिकार मिले कि नहीं मिले, एक पास वाला भी होता है कि पास बनवा के गले में लटकाना जरूरी है, ठीक है, इन सब पे गांधी जी संघर्ष करते हैं। तो यहाँ पर मतदान के अधिकार के सवाल पर नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संस्था की स्थापना हो जाएगी। 1899 से 1902 के बीच में एंग्लो बोअर युद्ध होता है। बोअर युद्ध, 3 बोअर युद्ध होते हैं, बहुत फेमस है दक्षिण अफ्रीका में। जब ये बोअर युद्ध होगा तो अंग्रेज एक तरफ रहेंगे, दूसरी तरफ वहाँ के लोकल लोग रहेंगे। इनमें बहुत भीषण युद्ध होता है और कई अंग्रेज घायल होते हैं। अब इनकी सहायता के लिए, क्योंकि गांधी जी का मानना था अभी अफ्रीका में रह रहे हैं, तो गांधी जी सोच रहे हैं अफ्रीका में जो इंडियंस हैं, भारतीय मूल के हैं, प्लस जो अफ्रीकन लोग हैं वहाँ के लोकल, उनके प्रति इनका रवैया शायद बदलेगा अगर हम इनको दया भावना दिखाएंगे। तो गांधी जी क्या करते हैं, एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना करेंगे। 1100 से ज़्यादा स्वयंसेवक रहेंगे इसमें। जो घायल हो जा रहे हैं उनकी हेल्प की जा रही है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, खाना पीना की व्यवस्था की जा रही है। तो इससे अंग्रेज खुश भी होते हैं। गांधी जी को बोअर युद्ध पदक, जुलू युद्ध पदक वगैरह भी देते हैं, लेकिन सुधार कुछ नहीं लाएंगे। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कर दी। 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी। 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म, इसकी स्थापना की। टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे एक प्रकार से गांधी जी, 3-4 व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, रस्किन से। तो इन्हीं के नाम पे इन्होंने क्या है, फार्म की स्थापना कर दी जोहान्सबर्ग में। 1913 पास कानून था, जो मैंने बोला गले में पास लटकाना पड़ता था, विवाह पंजीकरण अधिनियम। इन सब के विरुद्ध बोल क्रस्ट सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया। एक्चुअली होता क्या, 1906 में गांधी जी इंडिया वापस आते हैं पहले, लेकिन फिर इन्हें तुरंत जाना पड़ता है, तो अब की बार ये पूरी फैमिली लेके पहुंच जाते हैं। जब ये फैमिली लेके वहाँ पे जाएंगे तो कस्तूरबा गांधी भी पूरा इनका सहयोग करेंगी वहाँ पर युद्ध में, जो भी रणनीति हो रही है, जो और लोग हैं उनका खाना खिलाना पिलाना, ये सब चीज़ें फैमिली के साथ हैं। तो यहाँ पर बोलकेस्ट सत्याग्रह शुरू होगा, कस्तूरबा गांधी भी जेल जाती हैं इसमें, और फाइनली अंग्रेजों को झुका देंगे। जब भारत उसको झुका देंगे तो क्या होगा, 1914 में एक अधिनियम पारित होगा, भारत राहत अधिनियम। अफ्रीका में पारित हुआ है, भारत के नाम पे है। अंग्रेज गवर्नर स्मर्ट सारी बातें गांधी जी की मान लेता है। जब इनकी बातें मान लेता है, अब इनको लगता है कि यहाँ पे काम पूरा हो गया, ठीक ठाक चीज़ें हमने अपनी मनवा ली, अब यहाँ के लोग ठीक ठाक रहेंगे। तो फिर ये भारत आने की सोचते हैं कि सेम स्थिति इंडिया में है, वहाँ के लोगों के लिए भी कुछ काम किया जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 19 जुलाई 1914 को केप टाउन से भारत रवाना हो जाते हैं। क्योंकि जहाज है, समय लगता है पहुंचने में, जुलाई से चलते हैं और जनवरी में यहाँ पहुंचते हैं। 9 जनवरी 1915 को इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी मुंबई में उतरे थे जहाज से। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे, बहुत भीड़ थी इस टाइम पे यहाँ पर। गांधी जी को बोअर युद्ध पदक तथा जुलू युद्ध पदक से सम्मानित किया गया था, जैसा मैंने बोला, क्योंकि इन्होंने हेल्प की थी। प्रथम विश्व युद्ध में भी गांधी जी मदद करते हैं, पहले भी बताया जा चुका है, अंग्रेजों की, क्योंकि इन लोगों का हमेशा मानना था कि अभी जो ब्रिटिश शासन है बहुत पावरफुल है, तो क्यों ना हम इससे मानवता सिखाएं और मानवता के आधार पर इन्हें मजबूर करें कि ये हमारे लिए कुछ करें। तो जब ब्रिटिश सरकार की मदद करते हैं तो इनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दी जाती है। बाद में जब ये खिलाफत आंदोलन चलाएंगे तो ये उपाधि वापस कर देंगे। भारत में देख लेते हैं, 1915 में अहमदाबाद, चूंकि ये आश्रम की महत्वता जान रहे हैं, तो जब ये यहाँ पर आते हैं तो इनके राजनीतिक गुरु रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनको बोलते हैं कि अभी आप केवल भारत भ्रमण करो, यहाँ की जनता को समझो, और कुछ आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है, पहले समझो। तो गांधी जी सेम चीज़ फॉलो करते हैं, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे। 1915 बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। पहला राजनीतिक रूप से पहली बार ये दिखते हैं पब्लिकली, वो होता है BHU, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916 में। मदन मोहन मालवीय,
ने इसको मतलब बहुत बड़ा योगदान था। एनी बेसेंट ने बनारस सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी, उसी को बड़ा करके क्या बीएचयू बना दिया गया था। तो इसी का उद्घाटन हो रहा था, वायसराय आया हुआ था उद्घाटन करने, इसी के समारोह में भाग लिया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, लखनऊ समझौता, उसमें भी भाग लेंगे, लेकिन दर्शक की तरह केवल जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। माउंट बेटन जो होता है, इनके बारे में बोलता है कि ये वन मैन आर्मी थे। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह पर। गांधी जी का पहला सत्याग्रह है भारत की भूमि पर। बिहार के चंपारण जिले में क्या था, पद्धति क्या थी, पहले समझ लो। मोतिहारी जिला था, आज की डेट में ये मोतिहारी बोला जाता है। जो चंपारण था, यहाँ पर एक नियम था कि नील की खेती, जो टोटल 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं, उसके एक मिनट, तो जो 20 कट्ठे होते हैं 1 बीघा में, उसके 3/20 में भाग पर, मतलब 3 भाग पर आपको नील की खेती करनी है। ये मजबूर था, अगर नहीं करोगे तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा, और ये नील आप किसे मनमाने दामों पर यूरोपीय व्यापारियों को बेचोगे। 70 से अधिक कारखाने चंपारण में उस टाइम लगे हुए थे। जो लोग भी बीपीएससी है उसका कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए ये, ठीक है। तो 70 से अधिक कारखाने थे। किसानों की दशा बहुत ज़्यादा खराब थी। यहाँ पर खाने पीने के लिए उनको पूरा होता नहीं था, और नील की खेती जबरन उनसे कराई जाती थी, वो भी नील का रेट ठीक ठाक मिलता नहीं था। रेट क्यों कम हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पर डाई, जो आपकी सिंथेटिक डाई है, उनके आविष्कार हो गए थे, तो नील की मांग भी कम हो गई थी, रेट भी बहुत सारे कम थे। अब किसान मजबूर थे, उन पर जुल्म बहुत बुरी तरह से ढाया जा रहा था। जो आपका लखनऊ सम्मेलन होगा कांग्रेस का, वहां पर एक व्यक्ति आएंगे, राजकुमार शुक्ल, अध्यापक रहेंगे, चंपारण के रहेंगे। ये गांधी जी को पूरी दशा बताते हैं चंपारण के किसानों की। गांधी जी से वादा ले लेते हैं कि आप आओगे चंपारण और इनके लिए कुछ करोगे। फिर लगातार पत्र लिखते रहते हैं। फाइनली गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं अप्रैल में। तो बिहार के चंपारण जिले में जमीन के 3/20 वे हिस्सों पर किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था। जमींदार सारे गोरे थे, यूरोपी थे। गांधी जी ने 17 अप्रैल 1917 को चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी एक्चुअली पहले पटना पहुंचे, पटना में बहुत सारे लोगों से मिले, मजहरूल हक, अनुग्रह नारायण वगैरह, इनसे बहुत सारे वकील थे। जब इनसे मिलेंगे, फिर इन लोगों के साथ आप कहाँ जाएंगे, चंपारण कूच कर जाएंगे। चंपारण पहुंचते ही जो वहाँ का डीएम रहेगा, गांधी जी को बोल देगा कि यहाँ पर धारा 144 लग गई, यहाँ आप नहीं आ सकते। गांधी जी बोलेंगे कि हम इसका क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, इस कानून को। तो पहला सविनय अवज्ञा का उदाहरण यही था कि आपको जो सजा देनी है दो, हम इसको विनम्रता पूर्वक इस कानून को नहीं मानते, ठीक है। तो पहला सविनय अवज्ञा का उदाहरण यही है जो चंपारण है। बाद में क्या करेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मर्ट्स होता है ना, वायसराय दक्षिण अफ्रीका, ये पत्र लिखता है यहाँ की सरकार को कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है, इससे सतर्क रहना, और इसको आप जेल में भी नहीं बंद कर सकते बहुत ज़्यादा समय तक, ये उसने लिख दिया था। तो डीएम वगैरह की क्या हिम्मत थी, तुरंत झुकना पड़ा। सरकार ने झुककर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में गांधी जी को भी शामिल किया। गांधी जी की खासियत क्या थी कि वो पहले से जितना भी लिखित काम है ना, डेटा वाला, पहले से करके रखते थे। तो इनके पास पूरा डेटा पहले से था। समिति में इन्होंने पूरे तथ्य साक्ष्य प्रस्तुत किए, और जब साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो सरकार क्या करेगी, 3 कठिया जो पद्धति है इसको वापस ले लेंगे। जो वसूला गया, जो अभी तक जबरन धन वसूला गया था, उसका 1/4 किसानों को वापस लौटाया जाएगा। यहाँ पर पहली जीत होगी। पहली बार किसानों का कोई मुद्दा इतने बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा और सरकार को झुकाया जाएगा। अब गांधी जी के सहयोगी कौन कौन रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर, महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण, ये सभी लोग गांधी जी के सहयोगी यहाँ पर। आगे चल के यही लोग कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बनेंगे। जेबी कृपलानी 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष, है ना। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। अनुग्रह नारायण बिहार के बहुत बड़े नेता हैं। ब्रज किशोर प्रसाद बिहार कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहेंगे। फिर दूसरा सत्याग्रह होगा इनका अहमदाबाद की मिल हड़ताल। गांधी जी एक्चुअली गुजरात टेक्सटाइल सभा एक बनाते हैं, उसके भी अध्यक्ष रहेंगे।
तो यहाँ पे क्या होगा कि अहमदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, आज भी अहमदाबाद में कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्री हैं। तो यहाँ पर मिल थी, मिल में मजदूर काम करते हैं। हुआ क्या कि प्लेग फैल गया। जब प्लेग फैलेगा तो एक दूसरे में फैलता है वो तो मजदूरों ने आना बंद कर दिया। अब मजदूर चूंकि काम पर काम ना रोकें आए, इसके लिए क्या किया, एक बोनस, जितना वेतन मिलता था ना उसका 75% और बढ़ा दिया। अब पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो मजदूर मजबूरी बस, चाहे प्लेग फैले चाहे जो, जा रहे थे। जब ये प्लेग की महामारी कम हो गई तो मालिकों ने बोला कि ये तो प्लेग के लिए था, अब इस बोनस को हम वापस ले रहे हैं। मजदूर अड़ गए कि नहीं आप वापस नहीं ले सकते हो। तो मालिकों ने बोला 20% तक हम बढ़ा के दे सकते हैं, कब कहाँ तक जायज़ है कि 100 रुपये थी और अब आपको 200 दे रहे हैं, वो बराबर देते रहे। इस पे बहस होने लगी। जब बातें नहीं मानी तो मजदूरों ने या मजदूरों के नेताओं ने गांधी जी को आमंत्रित किया और इनको बोला कि आप हमारे लिए कुछ करो। गांधी जी पहुँचे। जब गांधी जी पहुँचेंगे तो मालिकों से बोलेंगे कि आप कम से कम 35% प्लेग बोनस रहने दो, साप्ताहिक छुट्टी दो, काम के घंटे निर्धारित करो 8 घंटे। ये सब मालिक पहले नहीं मान रहे थे। फिर गांधी जी क्या किए, खुद बैठ गए भूख हड़ताल पर। जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, बाकी लोग बैठ जाएंगे, तो पूरे अहमदाबाद में लाखों मजदूर बैठ गए। इससे फिर मिल मालिकों को झुकना पड़ा। यही कहानी है। 1917 में प्लेग फैला, अतः श्रमिकों को काम पर लाने के लिए 75% प्लेग बोनस दिया गया। महामारी कम होने पर मालिकों ने बोनस वापस लेने की बात की। गांधी जी को श्रमिकों का नेतृत्व करने हेतु आमंत्रित किया गया। एक्चुअली गांधी जी को ना जो श्रमिक हैं, जो मिल मालिक हैं, उन्होंने भी बोला था कि आप आके हमारा समझौता कराओ। गांधी जी ने प्लेग बोनस बोला कि कम से कम 35% रखो, जो आपने बढ़ाया उसका 35% आपको रखना पड़ेगा। कार के घंटे 8 घंटे करो, साप्ताहिक छुट्टी दो। लेकिन जब नहीं माने तो गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो पहली भूख हड़ताल गांधी जी की इंडिया में क्या हुई, अहमदाबाद। अंततः मिल मालिकों को झुकना पड़ा और गांधी जी की मांगें, सारी मांगें माननी पड़ी। इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था एक अंबालाल साराभाई थे, खुद में ये व्यवसायी थे, और इनकी बहन थी अनसुईया बेन। इन लोगों ने गांधी जी का समर्थन किया। तो ये जो भी जहाँ जहाँ गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं, आगे चल के ये कांग्रेस में या राजनीति में बहुत बड़े चेहरे हो जाएंगे। एक दूसरी पंक्ति अपने आप खड़ी होती जा रही। तीसरा सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह। अब गांधी जी सफल क्यों हो रहे? गांधी जी जो अफ्रीका में काम करके आए थे, इंडिया में इनका बहुत नाम हो गया था पहले ही, और इन पे भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? अहमदाबाद की जो हड़ताल है वो चल रही थी, उसी बीच में ये खेड़ा हुआ। 11 मार्च 1918। किसान नेता थे मोहनलाल पांड्या। हुआ क्या था, किसान थे, उस टाइम पे सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तो उपज एकदम हुई नहीं। जब उपज हुई नहीं तो ऐसा प्रावधान था कि अगर 1/4 से कम उपज हो तो किसी से लगान नहीं वसूली जाएगी। लेकिन लगान के बिल सबके पास भेज दिए गए। अब किसान परेशान, नहीं लेंगे तो जेल जाएंगे। ये हो रहा था तो आंदोलन चल ही रहा था। नेता थे मोहनलाल पांड्या। बाद में चीज़ें जब ज़्यादा वो हो गई तो इन्होंने बुलाया गांधी जी को। गांधी जी को बुलाया तो गांधी जी वहाँ पे गए। गांधी जी क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, आंदोलन में भाग लेंगे। फाइनली सरकार क्या करेगी, इसकी जांच कराएगी और एक इंटरनल ऑर्डर, सबके सामने नहीं करेगी, अंदरूनी ऑर्डर जारी करेगी कि जो लोग भी लगान नहीं दे सकते उनसे ना लिया जाए। ठीक है, तो कारण क्या था, सूखा, फसल की विफलता, फिर भी लगान की भारी रकम और इसको देने के लिए बाध्य करना। कानून क्या था, अगर 25% से कम उपज हो तो कोई लगान नहीं ली जाएगी। गुजरात सभा की गांधी जी ने एक स्थापना की थी जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। तो जब गांधी जी इस आंदोलन में नहीं पहुंच पाए थे तो गुजरात सभा यहां पर योगदान दे रही थी। बाद में सरकार ने क्या किया कि ओपनली आदेश नहीं निकाला, क्योंकि इससे बेइज्जती हो जाती। तो इन्होंने क्या किया, एक गुप्त आदेश निकाल दिया और लगान ना लेने का इन्होंने निर्णय किया। अन्य सहयोगी कौन थे? नरहरि पारिख, मोहनलाल पांड्या और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गांधी जी के सहयोगी रहे। आगे चल के वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो सब लोग जान ही रहे हैं। ये लोग भी बहुत बड़े नेता बने। गांधी जी के कुछ उपवास, कुछ फैक्ट जान लो गांधी जी के, बाकी इनके आंदोलन तो 1 बाई 1 करके आप लोग पढ़ते ही रहोगे। इन्होंने कुल 17 बार उपवास किया, जिसमें 2 बार अफ्रीका में उपवास किए थे, बाकी 15 बार इंडिया में। 21-21 दिन के जो सबसे लंबे उपवास थे वो 3 उपवास थे गांधी जी के। ठीक है, कौन कौन से? 1924 दिल्ली में किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए।
1933 पूना में किया था, हरिजनों की स्थिति में सुधारना, छुआछूत वगैरह का विरोध करने के लिए। 1943 में किया था, गांधी जी को बिना कारण जेल में डाल दिया गया था, असहयोग आंदोलन के नहीं, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, तो इन्होंने जेल के अंदर अनशन शुरू कर दिया था। अंतिम उपवास 1948 में गांधी जी ने किया था, स्वतंत्रता के बाद 6 दिन का था। नोआखाली भी गांधी जी गए थे जब दंगे हो रहे थे स्वतंत्रता के बाद, वहां पर भी उपवास पर बैठे थे। गांधी जी ने मैसूर रियासत को राम राज्य के समतुल माना। ये भी एक फैक्ट आता है कि गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। तो उनसे जब पूछा गया कि आपके हिसाब से इंडिया में इस टाइम पे कहाँ राम राज्य है, तो इन्होंने बोला कि राम राज्य के आसपास है ये मैसूर रियासत में जो राज्य चल रहा है। अब आते हैं आंदोलन पर। ये अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा ये तो हो गए ये, लेकिन स्थानीय आंदोलन थे, पूरे देश भर के, देशव्यापी नहीं थे, एक क्षेत्र विशेष को प्रभावित कर रहे थे। अब रॉलेट सत्याग्रह इनका पहला अखिल भारतीय आंदोलन होगा। रॉलेट सत्याग्रह क्या है समझ लीजिए कि इस टाइम पे पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उत्तर भारत में। इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सिडनी रॉलेट नामक एक व्यक्ति रहता है। वायसराय क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाएगा, बोलेगा तुम सुझाव दो कि कैसे इनको रोका जाए, कैसा कानून लाया जाए। ये सुझाव देता है, एक ऐसा कानून लाने की बात करता है जिसमें 2 साल तक बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता है, विशेष अदालत में इसका मुकदमा चलेगा, प्लस इसकी जो केस का जो फैसला होगा उसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। तो जितने भी उस टाइम के राष्ट्रवादी नेता थे, चाहे मुस्लिम लीग के हों, चाहे हिंदू महासभा के हों, चाहे कांग्रेस के, सब इस कानून का विरोध करेंगे और बोलेंगे, मोतीलाल नेहरू बोलते हैं नो अपील, नो दलील, नो वकील। इस तरीके का काला कानून है। इसी के लिए जगह जगह सभाएं हो रही होती हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, सत्याग्रह सभा का एक गठन करेंगे, मुंबई जाएंगे, मुंबई में अनशन वगैरह करेंगे। रॉलेट सत्याग्रह वहाँ से मुंबई से शुरू करना था, अनशन वगैरह शुरू हो जाएगा। इसके पहले एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जो मैंने लास्ट क्लासेज में आपको बताया था कि एनी बेसेंट इस हस्ताक्षर अभियान की क्या करेंगे, आलोचना करेंगे और गांधी जी को राजनीतिक रूप से बच्चा बोलेंगे। बाद में एनी बेसेंट की इस लेख पर आलोचना करेंगे तिलक, और उनको बोलेंगे पुनर्मूसको भवा, फिर से जाके चूहा बनना। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें चल रही। इसी बीच में आगे क्या होगा कि पंजाब में सत्याग्रह के बीच में ही एक झड़प होती है, उसमें 2 नेता, पंजाब कांग्रेस के 2 बड़े नेता होते हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्य कुमार। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो जेल में, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अगले दिन 13 अप्रैल को, बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग में एक सभा होगी। चूंकि धारा 144 लगी हुई तो इकट्ठा होना वैसे तो मना किया हुआ था इन लोगों ने, लेकिन लोग अड़ जाते हैं कि हम तो सभा करेंगे। जब ये सभा कर रहे होते हैं तो हजारों लोग थे इसमें। जनरल डायर सैन्य अधिकारी रहेगा, माइकल डायर गवर्नर रहेगा पंजाब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करता है, आदेश देता है, जनरल डायर जाके बिना किसी चेतावनी के पूरी भीड़ पे, निहत्थी भीड़ पे गोलियां चला देता है। सारे गेट बंद रहते हैं और जो गेट एक खुला रहता है उस पर ये इसकी गाड़ी खड़ी रहती है जहाँ से गोलियां चल रही होती हैं। हजारों लोग मारे जाते हैं, एक कुआं रहता है उसमें कूद के सैकड़ों लोग एक के ऊपर एक गिर के जान बचाने के प्रयास में वो लोग भी मारे जाते हैं। इस तरीके से उस टाइम का सबसे भयानक नरसंहार जलियांवाला बाग होता है। तो वो अभी पढ़ेंगे आगे, अभी समझ लो। तो 1917 में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। आगे चलते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिले, एक क्लासरूम वाला माहौल मिले, डेली करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ रहे, तो आप इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू हो चुके हैं वो मिल जाएंगे आपको, टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी और फुल टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो जो भी डाउट होते हैं आपके सामने आते रहते हैं। बैच फीस 299 है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हो आप इस नंबर पे। इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर भेज देना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। 18 मार्च 1919 को, चूंकि इसका एक्ट का विरोध हो रहा है लेकिन अंग्रेज नहीं माने, इस एक्ट को इन्होंने पारित कर दिया। प्रावधान क्या था, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल में रख सकते थे। मोतीलाल नेहरू ने इसे बोला
नो वकील, नो अपील, नो दलील, काला कानून इसको बोला। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। फरवरी 1919 में इन्होंने सत्याग्रह सभा का गठन कर दिया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह अगर गांधी जी का कोई था तो वो यही था, रॉलेट सत्याग्रह। 9 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि गांधी जी को मना किया गया था कि आपको दिल्ली में नहीं प्रवेश करना है। गांधी जी आते हैं, दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हो, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक स्वामी श्रद्धानंद थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े ये समर्थक थे। इन्होंने जो जामा मस्जिद है वहां पे जाके एक बार सभा की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाया। अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी बीच में हो जाएगा। 9 अप्रैल पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। 19 अप्रैल 1919, ये एक मिनट, इस डेट को सही कर लेना, 13 अप्रैल 1919 है, ये 19 अप्रैल नहीं है, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, इस गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। इस टाइम पे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओ डायर। ऊधम सिंह इसको मारेंगे 1940 में जाके, इन पर एक वो भी मूवी भी बनी है, माइकल ओ डायर को। और जनरल डायर तो लकवा हो जाता है, 1927 में खुद मर जाता है। ठीक है, जनरल डायर क्या रहेगा, सेना का अधिकारी रहेगा। इसको आदेश मिलेगा माइकल ओ डायर से, और ये जाके बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है। 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में बताया गया कि 379 लोग मारे गए। एक्चुअली सरकार एक हंटर कमेटी बनाती है। हंटर कमेटी क्या बोलती है, इसको दोषी नहीं मानती, बोलती है ये मजबूरी थी इसकी ऐसा काम करना, जनरल डायर। फिर कांग्रेस भी एक कमेटी बनाती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, कांग्रेस की कमेटी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में रहेगी और गांधी जी उसके सदस्य रहेंगे। तो जब ये कमेटी बनती है तो ये तो इस हत्याकांड को जघन्य हत्याकांड बोलती है और बहुत अनुचित मानती है। ठीक है, तो होता क्या है कि इस हत्याकांड के बाद ये हीरो बन जाता है ब्रिटेन का, जनरल डायर। यहाँ का एक अखबार रहता है मॉर्निंग पोस्ट, सम्मानित करता है इसे, 30,000 पाउंड की राशि देता है और इसको ब्रिटेन का शेर बोला जाता है। इस तरीके से सोचो, इतना जघन्य हत्याकांड के बाद जो ब्रिटेन आज हम लोगों को सीख देने लगता है डेमोक्रेसी की चीज़ों की, है ना, वो ऐसे कई हत्याकांड उसने किए थे। फिर इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि वापस कर देते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य रहते हैं शंकरन नायर, सी शंकरन नायर, ये कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देते हैं। हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने क्या किया, एक कमेटी गठित की जिसने जनरल डायर की कार्रवाई को उचित माना कि ये उचित थी, मजबूरी थी। ब्रिटेन का अखबार रहेगा मॉर्निंग पोस्ट, ये 30,000 पाउंड की धनराशि देके इसे सम्मानित करेगा जनरल डायर को। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए क्या एक कमेटी बनाई, किसकी अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। और गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। जैसा मैंने बोला, कांग्रेस इस हत्याकांड को जघन्य अपराध मानेगी। गांधी जी ने इसके बारे में बोला है कि पलासी का जो युद्ध हुआ था उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, और जो अमृतसर का जलियांवाला बाग हुआ था उसने उस साम्राज्य को हिला डाला। आगे चल के एक अंग्रेज ने भी बोला था कि अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड ने क्या किया कि माइकल ओ डायर को पंजाब तो बचा लिया लेकिन इन्होंने इंडिया खो दिया, क्योंकि इनकी जो इमेज थी आने वाले समय में पूरी तरीके से खत्म हो गई। हर व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि ये तो पूरे देश के दुश्मन है, किसी का भला नहीं चाह रहे। 13 मार्च 1940 को क्या होगा, माइकल ओ डायर इनकी लंदन में ऊधम सिंह हत्या कर देंगे। यहाँ पर आज की क्लास आपकी ख़त्म होती है। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस नंबर पे पेमेंट करना है, फीस 299 है।
इसके बाद स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। शेयर करते रहिए, आसपास अपनी चीज़ों को बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।